ठीक है भाई, सब लोग तैयार हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। पहला लेक्चर है, इसमें हम ज़्यादातर तुम्हें आज केवल इंट्रोडक्शन ही बताएंगे। इस चैप्टर को पढ़ाएं इससे पहले तुमने एक शब्द सुना हो, होम्योस्टैसिस। किसी ने सुना? क्या मतलब होता है? ऐसा लगता है होम माने समान और स्टैसिस माने स्थिर अवस्था। होम्योस्टैसिस मतलब होता है कि भगवान ने हमारे शरीर में जो चीज जिधर जैसी जितनी मात्रा में बनाई उसी को बनाए रखना, मतलब मेंटेनेंस ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ आवर बॉडी। हम अपने शरीर की अखंडता को बनाए रखें, इसी को होम्योस्टैसिस कहते हैं। जैसे कि मान लो भगवान ने हमारे अंदर 5.5 लीटर ब्लड बनाया, तो फिर वो 5.5 लीटर ही रहे, न कम हो न ज़्यादा। अगर भगवान ने हमारा बॉडी टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बनाया तो वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ही रहे। जो चीज़ जिधर जैसी बनाई उसी को मेंटेन रखना ही कहलाता होम्योस्टैसिस। तो बताते हैं कि जिंदा रहने के लिए होम्योस्टैसिस का होना बहुत जरूरी है, और होम्योस्टैसिस को बनाए रखने के लिए शरीर के सारे ऑर्गन्स के बीच सामंजस्य होना जरूरी है, कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। नहीं तो सोचो क्या होगा अगर जैसे संडे को डाइजेस्टिव सिस्टम ये कह दे कि हम खाना नहीं पचाएंगे, तो ब्लड में ग्लूकोज कहां से आएगी? मान लो अगले दिन किडनी कह दे कि हम यूरिन फॉर्मेशन नहीं करेंगे, तो शरीर में वेस्ट प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ जाएगी, सारा आयनिक इंबैलेंस हो जाएगा, है ना। तो जिंदा रहने के लिए होम्योस्टैसिस का होना जरूरी है, और होम्योस्टैसिस को बनाए रखने के लिए शरीर के सारे सिस्टम्स के बीच, सारे ऑर्गन्स के बीच तालमेल होना जरूरी है, कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। और इसी कोऑर्डिनेशन को बनाए रखने के लिए भगवान ने हमारे शरीर में दो सिस्टम बनाए। कौन कौन से 2 सिस्टम बनाए? नंबर 1 नर्वस सिस्टम, चाहे नर्वस सिस्टम कह दें और चाहे न्यूरल कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम कह दें। और शरीर के सारे अंगों के बीच तालमेल लाने के लिए एक और सिस्टम बनाया जिसको इंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। या तो इंडोक्राइन सिस्टम कह दो या केमिकल कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम। बातें की तो भगवान ने 2 सिस्टम बनाए, और इन दोनों सिस्टम्स के काम करने में बड़ा अंतर होता है। ये जो नर्वस सिस्टम होता है, बताते हैं ये बड़ी तेज काम करता है, यानी कि हाई स्पीड सर्विस देता है। शरीर के एक अंग से दूसरे अंग तक बड़ी तेज संदेश ले जाता है, जबकि इसके लिए कहा जाता है कि ये धीरे धीरे काम करता है, मतलब स्लो स्पीड सर्विस देता है। जो नर्वस सिस्टम होता है, इसके लिए कहा जाता है, जैसे सोच के देखो कि तुमको अभी मच्छरनी ने काटा। मच्छरनी मतलब फीमेल मॉस्किटो ने काटा, क्योंकि मेल तो काटते ही नहीं, वो तो फूलों का रस चूस के जिंदा रहते हैं, नेक्टर फीडर होते हैं। और जो हमको काटने आता है वो वास्तव में आता नहीं, आती है हमेशा फीमेल मॉस्किटो काटने आती है, क्योंकि वो ब्लड सकर अर्थात सैंगिवोरस होती है। तो हम ये बता रहे थे कि अगर मच्छरनी ने अभी तुम्हें काटा तो यहां से कोई बिजली का तार ब्रेन तक सूचना भेजेगा। तो अभी मच्छरनी ने काटा, दर्द अभी होगा कि 3 महीने बाद? बिल्कुल अभी होगा। तो ये बड़ी तेज संदेश पहुंचाता है, तुरंत दर्द होता है, अर्थात ये हाई स्पीड सर्विस देता है, और इसलिए हम तुमसे कहेंगे यहां तुरंत दर्द होगा, मतलब इमीडिएट रिस्पॉन्स आएगा, है ना। इसके लिए कहा जाता है, पहले इसको बता दें कि अभी मच्छरनी ने काटा, अभी दर्द हुआ, और थोड़ी देर खुजलाएंगे, दर्द बंद हो गया।
अर्थात इसमें जो रिस्पॉन्स आता है वो कहा जाता है शॉर्ट लिव्ड रिस्पॉन्स होता है, असर थोड़ी देर के लिए रहता है इसका। अच्छा एक बात बताएं, अगर तुम्हें यहां पर मच्छर ने काटा तो दर्द यही होगा कि पूरे शरीर में होगा? बेशक यही पे होगा। इसमें जो इफेक्ट आता है वो लोकलाइज्ड रिस्पॉन्स आता है, जबकि इसमें हम तुम्हें बताते हैं कि सोचो ये धीरे धीरे काम करेगा। केमिकल कोऑर्डिनेशन, जैसे हम तुम्हें ये कहना चाहते हैं कि मान लो तुमने एक गिलास ग्लूकोन डी पी लिया तो अभी तुरंत शक्ति मिल जाएगी। सब कहने की बातें हैं, तुरंत शक्ति व्यक्ति कुछ नहीं मिलती। एक दिन ओवर ईटिंग कर लेने से किसी का पेट नहीं निकल आता है, यहां असर जल्दी नहीं आता है। मतलब यहां देर, हाँ साल 6 महीना अगर ओवर ईटिंग करें तब जाके कहीं तोंद निकलेगी, पेट निकलेगा। अर्थात यहां जो रिस्पांस आता है वो काफी देर बाद आता है, डिलेड रिस्पांस आता है। और हम तुमसे बताते हैं कि जो केमिकल कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम होता है इसको तुम फौलाद समझो। ऐसा लगता है ये कच्चा लोहा है, ये फौलाद है। क्या अंतर दोनों में? मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में सुना होगा कि कच्चे लोहे का मैग्नेटाइजेशन भी जल्दी है, डीमैग्नेटाइजेशन भी जल्दी हो जाता है, और फौलाद पहले तो मैग्नेटाइज नहीं होती और अगर मैग्नेटाइज हो गई तो जल्दी डीमैग्नेटाइज नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पहले तो असर आता नहीं और आता है तो जल्दी असर जाता नहीं। और तुम भी जानते हो अगर हम 1-2 दिन खाना ना खाएं तो हम सलमान खान नहीं बन जाएंगे, मेरी तोंद खत्म नहीं हो जाएगी। तो अर्थात यहां पर जो इफेक्ट आएगा वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। कैसा होता है? लॉन्ग लास्टिंग रिस्पॉन्स होता है। इसमें क्या बताया था कि यहां पर मच्छरनी ने काटा तो यहीं दर्द हुआ, जबकि इसमें सोच के देखो, जैसे हम तुम्हें किसी दिन बताएंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस से निकलती और उससे एक हार्मोन निकलता है, ग्रोथ हार्मोन। और सोचो वो पिट्यूटरी ग्लैंड का ग्रोथ हार्मोन सिर्फ ब्रेन का साइज बढ़ाएगा, ब्रेन के में ग्रोथ कराएगा कि पूरे शरीर में कराएगा? पूरे शरीर में करा देगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं जो असर आएगा, ये जो कोऑर्डिनेशन करेगा वो ऐसा होगा। कैसा? वाइड स्प्रेड रिस्पॉन्स आता है, वाइड स्प्रेड रिस्पॉन्स ऐसा तो ना आएगा। इसके केस में ये है, इसके लिए कहा जाता है न्यूरल कोऑर्डिनेशन के लिए कि जैसे सोचो इस क्लास में हम बिजली के तार का एक जाल बिछा दें और फिर उसमें करंट फ्लो करें। किस बच्चे को करंट लगेगा? जो बच्चा तार के संपर्क में आएगा, है ना? तो इसके लिए यही कहा जाता है कि ये जो हमारे शरीर में कनेक्शन प्रोवाइड करता है वो पॉइंट टू पॉइंट टाइप का होता है। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है, कनेक्शन देता है। और जबकि इसमें अब जरा दूसरा सोचो कि इस कमरे में हम पानी भर दें, तो हम सारे स्टूडेंट बैठे और उस पानी में तेजाब की बूंदें डाल दें, तेजाब डाल दें, किस बच्चे को जलन होगी? लगभग सारे बच्चों को जलन होगी, क्योंकि सारे बच्चों के संपर्क पानी से होगा। तो यहां पर यही कहा जाता है कि ये नर्वस सिस्टम पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन देता है, मगर जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है ये डिफ्यूज टाइप का कनेक्शन देता है। बस होता ना? शरीर के तमाम सारे अंगों के बीच सामंजस्य लाने के लिए जो नर्वस सिस्टम होता है वो संदेश भेजता है बिजली के रूप में। बिजली इंपल्स को कहते हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्स को। ये हम नहीं कहते हैं, एक वैज्ञानिक थे राव, उन्होंने कहा था। तो इस तरह से ये जो है सूचना ट्रांसमिट करता है, मैसेज को ट्रांसमिट करता है किस रूप में? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स, इंपल्स के रूप में सूचना। और एंडोक्राइन सिस्टम ये संदेश शरीर के एक अंग से दूसरे अंग तक संदेश भेजता है
किसी केमिकल के रूप में, और उस केमिकल को हम लोग कहते हैं हार्मोन। सुना भी होगा, हार्मोन का दूसरा नाम क्या होता है? केमिकल मैसेंजर। तो ये संदेश भेजता है इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन। इस तरह से भगवान ने हमारे अंदर शरीर के सारे अंगों के बीच तालमेल लाने के लिए, सामंजस्य अर्थात कोऑर्डिनेशन लाने के लिए दो दो सिस्टम बनाए। और मजे की बात तो ये है कि ये दोनों सिस्टम आपस में मिलजुल के काम करते हैं, ज्वाइंटली वर्क करते हैं, या कह सकते हो दोनों सिस्टम इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ध्यान रहे, इंडिपेंडेंट नहीं कहा, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है ना। चलो खैर, आज तो हम लोग इस चैप्टर में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है ना। देखें भाई क्या होता है नर्वस सिस्टम। चाहे नर्वस सिस्टम कह दो और चाहे न्यूरल सिस्टम कह दो, बात ही की होती। और हम तुम्हें बताएंगे कि जो नर्वस सिस्टम होता है, पढ़ाने की सुविधा के लिए अभी हमने इसके दो पार्ट किए। एक तरफ सीएनएस, पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और जो दूसरा पार्ट है उसको नाम दिया पीएनएस। पूरा नाम कोई बताएगा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पूरे नर्वस सिस्टम को अभी हमने दो भागों में बांटा, सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। चलो एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। सब लोग को आइडिया होगा कि ये तो हमारा स्कल है और यहां बीचों बीच में होती होगी हमारी बैकबोन। तो हम तुम्हें बताएंगे कि इसी स्कल के ब्रेन बॉक्स में अर्थात क्रेनियम में यहीं कहीं रखा होता है हमारा ब्रेन, ऐसे, ठीक। और हम तो हमेशा ब्रेन को बंदर कहते हैं, तो ऐसा लगता है ब्रेन बॉक्स के अंदर तो बंदर बैठा है, और इसी बंदर ने अपनी पूंछ इस बैकबोन के अंदर लटका दी। जब स्केलेटन सिस्टम पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि बैकबोन वर्टेब्री की बनी होती है, जो अंदर जिसमें कैविटी होती है। तो यहां से ऐसा लगता है बंदर की पूंछ लटकती रहती है, ऐसे। इन्हीं दोनों चीजों को मिला के ब्रेन और ये जो बंदर की पूंछ है अर्थात स्पाइनल कॉर्ड, इनको मिला के कहते हैं सीएनएस अर्थात सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कौन कौन आया इसमें? दो चीजें, एक तो ब्रेन और दूसरी चीज है स्पाइनल कॉर्ड। जब खूब डिटेल में पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि ब्रेन को इंसेफ्लॉन भी कहते हैं और स्पाइनल कॉर्ड को माइलॉन कहते हैं। एक्चुअली ब्रेन का जब लास्ट पार्ट बताएंगे ना, मेडुला, उसको माइलिनसेफेलॉन कहते हैं, और उसी के कंटिन्यूएशन से बनती है स्पाइनल कॉर्ड, मेडुला के कंटिन्यूएशन से, इसलिए इसको कभी कभी माइलॉन भी कहते हैं। वो माइलिनसेफेलॉन, ये माइलॉन कहलाती है। खैर, तो चूंकि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन तो ब्रेन बॉक्स के अंदर है, स्पाइनल कॉर्ड है बैकबोन के अंदर, और सोचो सूचना तो इन उंगलियों तक आती होगी। अगर मच्छरनी ने काटा है तो दर्द तो इस बॉडी सरफेस से जाता होगा, तो कोई तो हमारे अंदर बिजली का तार है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से संदेश प्रत्येक बॉडी ऑर्गन तक लाता ले जाता है। और इन्हीं बिजली के तारों को कहते हैं, इन्हीं को कहते हैं नर्व।
तो वो बिजली की तार जो ब्रेन या स्पाइनल कार्ड अर्थात सीएनएस से संदेश बॉडी सरफेस के प्रत्येक बॉडी आर्गन तक लाते ले जाते हैं, उन्हीं सबको मिलाकर हम कहते हैं पीएनएस। अर्थात इसमें आती हैं ऑल नर्व्स आती हैं, सभी नर्व्स आती हैं। ये अलग बात है कि जब डिटेल में पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि जो ब्रेन से नर्व्स निकलती हैं उनको कहा करेंगे क्रैनियल नर्व्स। उसी समय बताएंगे कि 12 पेयर होती है, और जो स्पाइनल कार्ड से निकलती हैं उनको कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। तो चाहे क्रैनियल नर्व हो चाहे स्पाइनल नर्व्स हो, जो संदेश को बॉडी सरफेस तक लाने ले जाने का काम करेंगी, पेरिफेरी तक लाने ले जाने का काम करेंगी, वही सब मिलकर पीएनएस का पार्ट कहलाते हैं। बस थोड़ा सा एक हिंट कर दें कि हम हमेशा एक बिजली की केबल को कहते हैं नर्व। कभी मोटी सी बिजली की केबल देखना, और उसको जब काट के देखोगे तो अंदर महीन महीन कॉपर वायर निकलते, वो एक्चुअली नर्व फाइबर कहलाते हैं, अर्थात एक्सॉन होते हैं। वो बिजली की केबल नर्व है, तो इसमें सारी नर्व्स आती हैं। अब हमने क्या किया, ये जो नर्व हैं फंक्शन के आधार पर दो भागों में अभी बांट दी, ठीक है ना। अब ऐसी कोई नर्व जो, जैसे मच्छरनी ने काटा, तो हम वही बता रहे थे कि कोई तो बिजली की केबल होगी जो यहां से सनसनीखेज खबर मालिक के पास लाएगी कि मालिक मच्छरनी काट रही। कोई तो बिजली की केबल होगी। सनसनीखेज खबर को मालिक के पास लाने वाली इस नर्व को कहते हैं, सनसनी से याद आया, इस नर्व को कहते हैं सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व, चलो अच्छा पूरा लेते हैं। सेंसरी नर्व और मालिक, तो ऐसे कह सकते हो कि किसी भी बॉडी आर्गन से वो नर्व जो सेंसेशन को टुवर्ड ब्रेन या टुवर्ड स्पाइनल कार्ड ले जाए, किसी भी आर्गन से स्पाइनल कार्ड या सीएनएस की तरफ टुवर्ड सीएनएस इंफॉर्मेशन लाने वाली को हमेशा सेंसरी नर्व कहते हैं। और तुम भी जानते हो ब्रेन पूरे शरीर का मालिक है। जब भी कोई संदेश आता है तो उस सेंसरी इनपुट की एनालिसिस करता है, प्रोसेसिंग करता है, इसका डिसीजन लेता है और ऑर्डर रिलीज करता है। मान लो ये ब्रेन था, इसने ऑर्डर लिया कि ऐसा करो मच्छरनी को मार दो, तो उसने क्या किया, इस मसल्स की, दूसरे हाथ की मसल्स को संदेश दिया कि ऐसा करो, उस मच्छरनी को मार दो। जो मालिक होता है वो किसी से रिक्वेस्ट नहीं करता, ऑर्डर देता है। ऑर्डर मोटर, मोटर स्पेलिंग एम आया, ऐसा लगता है एम से मसल याद रखना। तो ब्रेन से लेकर मसल तक जो संदेश लाएगी वो कहलाती है मोटर नर्व। क्या कहलाएगी? मोटर नर्व। मोटर नर्व, ठीक। ऐसे हमने नर्व फंक्शन के आधार पर दो प्रकार के बताए। जब तुम्हें खूब डिटेल में पढ़ाएंगे तब यहां पर एक फार्मूला भी हम थोड़ा सा बताएंगे। सेम फार्मूला बताएंगे। एस माने है सेंसरी और ए माने है एफरेंट। सेंसरी नर्व को अफरेंट नर्व भी कह सकते हैं। और एम माने है मोटर और ई माने है इफरेंट। इसको हम इफरेंट नर्व भी कह सकते हैं। तो इस तरह से दो प्रकार की नर्व बताएं। लेकिन हम ये बताते हैं कि ये जो नर्व हमने बताई ये बॉडी सरफेस से सेंसेशन को मालिक के पास लाई और बॉडी सरफेस से रिलेटेड मसल्स तक ऑर्डर भी आया। जो तुम्हें शरीर दिखता है इसको सोमा कहते हैं। सोमा माने बॉडी होता है, क्रोमोसोम, कलर्ड बॉडी। तो इन जो बॉडी सरफेस से रिलेटेड नर्व हैं, चाहे वो सेंसरी हो चाहे मोटर हो, इनको चाहो तो तुम सोमैटिक सेंसरी या सोमैटिक मोटर कह सकते हो, ठीक है ना। लेकिन ऐसा सोच के देखो कि ऐसा थोड़ी होता होगा कि संदेश
एक सिर्फ बॉडी सरफेस से ही ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के पास आएगा। भाई इंटरनल ऑर्गन में भी ऐसा ही होता होगा। जैसे मानो कि ये हमारा ब्लैडर है, ये है किडनी, और इनमें बनी यूरिन। कौन स्टोर करता है? यूरिनरी ब्लैडर। ठीक, यहां यूरिन स्टोर होगा। अब मान लो इसमें यूरिन हो गया 100 ml, थोड़ी देर बाद 200 ml, 300 ml, 400 ml, 500 ml। यूजली बताते हैं कि हमारा जो ब्लैडर होता है वो 400 से 600 ml यूरिन स्टोर कर सकता है। तो जैसे ही इसमें 400 ml से ज़्यादा यूरिन होगा तो ये तो ब्लैडर है, गुब्बारे की तरह फूलता चला जाएगा। और जैसे जैसे हमारा पेट फूलेगा क्या होगा? टी शर्ट पे खिंचाव पड़ेगा। इसकी दीवार में कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो इसी खिंचाव से उत्तेजित हो जाती हैं। उन सेल्स को कहते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर। ये स्ट्रेच रिसेप्टर स्टिमुलेट हो गए और इनमें बिजली पैदा हो गई, मतलब इंपल्स जनरेट हो गई, और वो इंपल्स तुरंत पहुंच जाएगी मालिक के पास कि मालिक अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, खाली करवा दो वरना फट जाएंगे। मालिक डिसीजन लेगा, ऑर्डर रिलीज करेगा, और वो ऑर्डर इस ब्लैडर की दीवार के पास आएगा और साथ साथ स्फिंक्टर की दीवार पर आएगा। स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाएगा, यूरिन पास हो जाएगी। तो इस तरह से यहां पर भी इंटरनल ऑर्गन में भी ऐसा होता है कि यहां से सनसनीखेज खबर जाती है और मालिक ऑर्डर भेजता है। क्योंकि इंटरनल ऑर्गन को बायोलॉजी में विसरा कहते हैं। इसीलिए वो नर्व जो यहां से सूचना ले जाएंगी, सनसनीखेज खबर ले जाएंगी, उनका हमने पूरा नाम रखा विसरल सेंसरी नर्व। बिल्कुल उसी तरह जो ऑर्डर ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से ऑर्डर विसरा की दीवार तक लाएंगी, उनका हमने नाम दिया विसरल मोटर नर्व। ठीक है ना? तो है तो देखा जाए सेंसरी और मोटर ही। जब देखो ये अलग बात है कि जब हम तुम्हें क्रैनियल नर्व्स पढ़ाएंगे तो इनकी इंटरमीडिएट कंडीशन भी बताएंगे कि कुछ सेंसरी नर्व होती, प्योर सेंसरी होती, कुछ प्योर मोटर होती हैं, और कुछ नर्व मिक्स्ड भी होती हैं, वो बात की बात। लेकिन अगर मोटा मोटा बात करें तो ऐसा लगता है नर्व दो प्रकार की होती हैं, सेंसरी और मोटर। ठीक है? हाँ, चूंकि ये जो दोनों हैं, इन दोनों को मिला के कभी कभी सोमैटिक नर्वस सिस्टम भी कह देते हैं। ठीक है? और इनको चूंकि विसरा मैंने इंटरनल ऑर्गन बताया था, तो जो इंटरनल ऑर्गन से रिलेटेड हैं इनको हम लोग कभी कभी मिला के विसरल नर्वस सिस्टम कह सकते हो। हालांकि जो मेन नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन है उसमें इन शब्दों का कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है? चलो अब एक तुम्हें बात बताएं कि सोचो मच्छरनी ने काटा और ब्रेन से ऑर्डर आया। तो हम ये बता रहे थे कि अगर ब्रेन से निकलकर ऑर्डर किसी बॉडी सरफेस से रिलेटेड मसल के पास आया, ये जो मसल्स होती हैं ये वॉलेंट्री मसल्स होती हैं, ऐच्छिक मांसपेशियां हमारी इच्छा शक्ति के अनुसार काम करती हैं। हाँ, ये अलग बात है कि ज़्यादातर बोन्स से जुड़ी होती हैं, इसलिए इनको स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं। लेकिन हम तो बड़ा सिंपल से बताते हैं कि जिस मसल को तुम हाथ से छू सकते हो वो सब हमेशा वॉलेंट्री होती हैं, अर्थात तुम्हारी इच्छा शक्ति के अनुसार काम करती हैं। तो हम ये कह रहे थे कि सोचो ब्रेन से निकलकर ऑर्डर अगर तुम्हारी वॉलेंट्री मसल के पास आया कि ऐसा करो, मच्छरनी को मार दो, फिर तो तुम्हारी इच्छा, तुम मच्छरनी को 5 बार पीटो या 50 बार पीटो। लेकिन जितने इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं इनकी दीवार में जो मसल्स होती हैं ये तुम्हारी इच्छा शक्ति के अनुसार काम नहीं करती, ये स्वतः काम करती है, अर्थात इनवॉलेंट्री होती है।
हिंदी में कहते हैं अनैच्छिक मांसपेशियां। तो भगवान ने सोचा कि अगर कभी किसी इंटरनल ऑर्गन से जल्दी जल्दी काम करवाना हो या कभी धीरे धीरे काम करवाना है तो क्या करें। मानव की इच्छा पर तो ये निर्भर नहीं है, तो करें क्या। तो हम तुम्हें बताएंगे कि स्वयं भगवान ने, है ना, जैसे मान लो हम समझाने के लिए थोड़ा सा एक डायग्राम बना लें, देखना। मान लो ये हमारा हार्ट, तो हम ये कह रहे थे भगवान ने सोचा कि जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं इनकी मसल्स इनवॉलेंट्री होती हैं, मतलब मानव की इच्छा के अनुसार काम नहीं करती हैं। और कहीं जल्दी जल्दी काम करवाना हो तो क्या करें, कभी धीरे धीरे काम करवाना हो तो क्या करें। तो जितने ये इंटरनल ऑर्गन हैं, क्या किया स्वयं भगवान ने, क्या किया, ब्रेन या स्पाइनल कार्ड से निकलकर इनकी दीवार तक संदेश ले जाने वाले बिजली के तार 2 प्रकार के बना दिए भगवान ने। स्वयं भगवान ने 2 प्रकार के बना दिए, ठीक है ना। एक वो बिजली के तार हैं जो मुसीबत के समय बड़ी जल्दी जल्दी सूचना ले जाया करेंगे, और एक वो हैं जो आराम के समय धीरे धीरे सूचना ले जाया करेंगे, ठीक है। भगवान ने ही व्यवस्था कर दी। यानी कि कहना ये चाह रहे हैं कि जो ये विसरल मोटर नर्व फाइबर है, इनको भगवान ने स्वयं 2 प्रकार का बना दिया। जो स्ट्रेस कंडीशन में सूचना लेके आए उनको कहते हैं सिंपैथेटिक नर्व फाइबर, और जो आराम के समय सूचना लेके आए उनको कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर। पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर, बात समझते ना। ये जो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर हैं, ये एक दूसरे के विरोधी होते, एंटागोनिस्टिक होते हैं, और प्रत्येक ऑर्गन में, प्रत्येक इंटरनल ऑर्गन से इन दोनों का ही संबंध होता है। बस एक किसी काम को बढ़ाएगा तो दूसरा उसी काम को घटाएगा। हालांकि हम तुम्हें बताएं, बहुत ज्यादा सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर नर्वस सिस्टम के बारे में तुम्हारे अंदर, तुम्हारे एनसीईआरटी में है नहीं, लेकिन थोड़ा सा इसलिए पढ़ा देते थे। एक तो बड़ा आसान है याद रखना, और दूसरा हम लोग जब एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे, एड्रिनल मेडुला के हार्मोन पढ़ेंगे, तो उनका इफेक्ट बिल्कुल इनके जैसा होता है। वो कहलाती हैं सिंपैथोमाइमेटिक हार्मोन्स, और आसान भी है इसलिए थोड़ा सा यहां बता देते, ठीक है ना। तो ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, एक जिस काम को बढ़ाएगा दूसरा उस काम को घटाएगा। तो हम तो कह रहे हैं किसी एक के फंक्शन याद कर लो, दूसरे का अपने आप याद हो जाएंगे। चलो हम लोग इसके फंक्शन याद कर ले रहे हैं, इसको जरा देख लें। सिंपैथेटिक कब काम किया था, मुसीबत के समय, अर्थात स्ट्रेस कंडीशन में या इमरजेंसी में। और ये कब काम करेगा, ये जब हम लोग आराम से बैठे लेटे हों, अर्थात रेस्ट के टाइम। तो हम लोग इसके फंक्शन पढ़ लें, इसके ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के फंक्शन अगर तुम्हें याद करने हैं तो तुम अपने सामने मुसीबत पैदा करके देखो। अब जैसे मान लो क्लास छूट गई, तो ये बहुत बड़ी मुसीबत नहीं, अपने सामने मौत खड़ी करो और फिर देखो तुम्हारे शरीर में क्या हो जाता है। जो कुछ हो जाएगा वही फंक्शन है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। जैसे मान लो हम पढ़ा रहे थे और किसी बच्चे ने हमसे कहा कि सर जी शेर आ गया, सोचो मेरे शरीर में क्या क्या हो जाएगा। मतलब जैसे शेर आ गया तो अब हम आंख बंद करके प्रभु के नाम का जाप करेंगे तो मेरे प्राणों की रक्षा हो सकती है, या आंखें फाड़ के देखें कि आखिर शेर आया किधर से, पूरब से आया तो पश्चिम में भाग चलें, उत्तर से आया तो दक्षिण में भाग चलें, कब प्राण बचने का चांस ज़्यादा है, प्रभु का नाम जाप करने से? नहीं, प्रभु का नाम पूरी जिंदगी नहीं जाप किया तो आप कोई काम भी नहीं करेगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी आंख में
ये जो कॉर्निया है इसके अंदर छोटा सा होल होता है जिसका नाम सुना हो प्यूपिल, वहीं से लाइट रेज अंदर जाती। तो जैसे ही मुसीबत आएगी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम प्यूपिल को डायलेट करा देगा। इससे ये फायदा मिलता है कि अगर प्यूपिल का डायमीटर छोटा है तो सिर्फ स्ट्रेट लाइट रेज ही घुस सकती है, मतलब सामने खड़ा शेर ही हमें दिख सकता है। लेकिन अगर प्यूपिल का डायमीटर बड़ा हो जाए तो ऑब्लिक लाइट रेज भी आंख में घुस जाएंगी, साइड से छुपा शेर भी आसानी से दिख जाएगा और हम विपरीत दिशा में भाग जाएंगे। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम प्यूपिल को डायलेट कराएगा। अब जैसे ही हमने देखा शेर, हम भागना शुरू कर दिए, भागेंगे और भागेंगे तो ये जो मसल्स हैं, बोन्स से रिलेटेड मसल्स, स्केलेटल मसल्स है ना, ये बड़ी तेज काम करेंगे और कार्य के बदले एनर्जी चाहिए। भाई वर्क और एनर्जी एक ही चीज होती है, दोनों की यूनिट ही जूल है। तो हम तुमसे पूछना चाहते हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो मुसीबत के टाइम काम कर रहा था वो हमारी स्केलेटन मसल्स की ब्लड सप्लाई को बढ़ाएगा कि घटाएगा? बढ़ाएगा। तभी तो समझते ना, क्योंकि ब्लड ही तो है जो ग्लूकोज ऑक्सीजन देने जाएगा। लेकिन ब्लड तो पंप करता है हार्ट, वो जल्दी जल्दी धड़केगा तब तो जल्दी जल्दी ब्लड जाएगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट रेट को बढ़ाएगा कि घटाएगा? बढ़ाएगा। समझो ना। अच्छा, केवल हार्ट रेट बढ़ाने से क्या फायदा अगर उस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है? तो ऑक्सीजन तो हम इधर से लेते, लंग्स से। तो बताना, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रिस्पिरेशन रेट को बढ़ाएगा कि घटाएगा? बढ़ाएगा। मतलब प्यूपिल को डायलेट करेगा, स्केलेटल मसल्स की ब्लड सप्लाई को घटाएगा, स्केलेटल मसल्स की ब्लड सप्लाई को बढ़ाएगा, हार्ट रेट को बढ़ाएगा, रेस्पिरेशन रेट को बढ़ाएगा। लेकिन एनर्जी बनाने के लिए तो हमें ग्लूकोज भी चाहिए। तो बताना जरा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम की एक्टिविटी को बढ़ाएगा कि घटाएगा? चलो एक छोटा सा ऐसी नकली से डायग्राम बना लिया, ठीक है भाई। ऐसा नहीं होता है, थोड़ा काम चलाने के लिए। और कभी तुम्हें हम जब पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाएंगे तब बताएंगे हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के बारे में, कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड एब्जॉर्ब होके सबसे पहले आता है लिवर में। ठीक है, उसी समय बताएंगे डिटेल में। और मान लो ये है कोई बॉडी सेल, तो बात ये कह रहे थे कि ठीक है इसने हार्ट रेट को बढ़ा दिया जिससे ब्लड जल्दी जल्दी पंप हो, इसने रिस्पिरेशन रेट को बढ़ा दिया ताकि खूब हमारे ब्लड में ऑक्सीजन आ जाए और हम सेल को दे सकें सप्लाई ऑक्सीजन की। लेकिन एनर्जी बनाने के लिए तो हमको ग्लूकोज भी चाहिए। तो हमें सोच के बताओ कि डाइजेस्टिव सिस्टम की एक्टिविटी को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बढ़ाएगा कि घटाएगा? बढ़ाएगा? नहीं, गलत है। बढ़ाएगा नहीं, घटाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम की एक्टिविटी को घटाता है। भाई हमने तुमसे कहा था कि मत भूलो कि शेर हमारे पीछे पड़ा। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि किसी ठेला वाले के पास कहें कि भाई साहब 4 केला देना, मौसमी एक जूस देना, थोड़ी शक्ति आ जाए। शेर से हमें रेस करनी है। वो रेस करने नहीं आया, तुम्हारा शिकार करने आया। इतना टाइम नहीं कि पहले खाना खाओ फिर पचाओ और फिर ग्लूकोज सप्लाई दो। इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम की एक्टिविटी को घटाएगा। तुमने देखा भी होगा जब भी हम लोग मुसीबत में पड़े हो, कई बार हमने देखा है हाई स्कूल का वाइवा हो, इंटरमीडिएट में जब वाइवा देने जाते थे, एग्जामिनर के सामने पहुंचते ही गला सूख जाता था। कहते सर पानी मिलेगा? ये क्यों होता था? क्योंकि यहां से सलाइवा का सिक्रीशन भी घट जाता था पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के। अगर ये डाइजेस्टिव सिस्टम की एक्टिविटी को बढ़ाता तो बेसिकली 2 चीजें बढ़ जाती। एक तो पूरे एलिमेंट्री कैनाल की दीवार से जो डाइजेस्टिव जूस निकलते थे उनका सिक्रीशन बढ़ जाता, और साथ ही साथ एलिमेंट्री कैनाल की दीवार में पेरिस्टाल्सिस होती हैं, क्रमाकुंचन गतियां होती। अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम की एक्टिविटी को बढ़ाता तो पेरिस्टाल्सिस भी बढ़ जाती। अब सोचो अगर कहीं लार्ज इंटेस्टाइन में पेरिस्टाल्सिस बढ़ जाती तो क्या होता? हम दौड़ते कम
और फीकल मैटर ज़्यादा पास करते हैं, पेंट ज़्यादा खराब होती, सिर ऐसे ही छोड़ के भाग जाता है, यार छोड़ो बदबू मारना है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की एक्टिविटी को घटाता है। इसलिए मुसीबत में देखा होगा, जब लोग मुसीबत में पड़े रहते हैं तो अक्सर उनका पेट खराब हो जाता है। या उल्टा सुना हो, बुजुर्ग लोग कहते हैं खाना खाने के बाद आधा एक घंटा आराम कर लिया करो, हाजमा सही रहता है। क्योंकि आराम करोगे तो पैरासिम्पैथेटिक काम करेगा, वो डाइजेस्टिव सिस्टम की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। कभी कभी सवाल ऐसे ही पूछा जाता है कि अगर किसी इंसान की वेगस नर्व को बार बार स्टिमुलेट करें, तो जब डिटेल पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि वेगस नर्व के थ्रू पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर जाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। तो वेगस नर्व को स्टिमुलेट करना मतलब इनडायरेक्टली बोले तुमने पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर को स्टिमुलेट कर दिया। तो सवाल था कि अगर किसी इंसान की वेगस नर्व को बार बार स्टिमुलेट करें तो क्या होगा। 4 ऑप्शन रहते हैं। जो सही आंसर होता है वो ये होता है कि उसको गैस्ट्रिक अल्सर हो जाएंगे, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम की एक्टिविटी बढ़ाएगा, नतीजा यहां से तेजाब का सिक्रीशन भी बढ़ जाएगा और वो हो सकता है स्टमक की म्यूकोजा को जला दे, घाव कर दे, है ना। इनको कहते हैं अल्सर। तो इस तरह भी सवाल पूछा जाता है। तो हम तुम्हें ये बता रहे थे कि हमको तो चाहिए ग्लूकोज, इधर डाइजेस्टिव सिस्टम की एक्टिविटी को घटा दिया तो फिर आखिरकार ग्लूकोज लाओगे कहां से। किसी दिन जब कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पढ़ाएंगे उस दिन बताएंगे कि जब इधर से ग्लूकोज आता है तो सबसे पहले तो हमारा ब्लड उसको सबसे पहले हमारा लिवर उसको ब्लड में भेजता है और कोशिश करता है नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहे। लेकिन जब आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज आ जाता है तो हमारा लिवर इस ग्लूकोज को किसी चीज में बदल के रख लेता है। किसमें? ग्लाइकोजन में। सुना होगा प्लांट अपना एक्सेस फूड स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं, एनिमल ग्लाइकोजन के रूप में। बहुत ज्यादा आ जाए तो हमारा लिवर ये भी कर लेता है, इसको इसमें भी बदल के रख लेता है। किसमें? फैट में बदल के। आज हम मुसीबत में पड़े, इधर से ग्लूकोज की सप्लाई हो नहीं सकती है, फिर भी ब्लड में ग्लूकोज चाहते हैं तो आएगा कहां से। तो आज हम क्या करेंगे, इसी स्टोर्ड ग्लाइकोजन को तोड़ लेंगे और ग्लूकोज में बदल के ब्लड में भेज देंगे। और इस ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को ग्लाइकोजेनोलिसिस कहते हैं। लिसिस माने होता ही ब्रेकडाउन, ग्लाइकोजन का लिसिस। तो इस तरह से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ग्लाइकोजेनोलिसिस को बढ़ावा देकर ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करने की कोशिश करेगा। समझ पाना? चलो अच्छा बताओ कि हम दौड़ रहे थे और अचानक मेरा पैर कांच पे पड़ गया, खून निकलने लगा। एक अच्छे वाले इंसान में 6 से 8 मिनट में क्लॉटिंग हो जाती है। यहाँ चोट लग जाए, वहां थक्का जम जाता है। आज सिर दौड़ा रहा था, कांच पे पैर पड़ गया, खून निकलने लगा। आज तुम क्या चाहते हो कि जो क्लॉटिंग है वो 8 मिनट से और देर में हो कि जल्दी हो जाए? जल्दी हो जाए, वरना फायदा क्या है। सिर हो सकता छोड़ भी दे, एक्सेस ब्लीडिंग के चक्कर में हमारे प्राण जा सकते हैं। तो इस तरह से बताते हैं ये क्लॉटिंग को जल्दी करवा देगा, अर्थात ब्लीडिंग टाइम को घटा देगा। हम तो एक बात बताएं, जब हम छोटे थे हमने सुना था कि गांव में बदमाश आते हैं डकैती डालने, और बताते थे लोग कि वो बाल तो छोटे छोटे रखते ही थे बिल्कुल फौजी स्टाइल में, लेकिन बदन पे सरसों का तेल भी लगा के आते थे। सोचो काहे के लिए? शायद इसलिए लगा के आते होंगे कि जब कोई मकान मालिक जाग जाए और पीछे से उस बदमाश को पकड़ने की कोशिश करे तो वो उसका शरीर होगा स्लिपरी, वो छुटा के भाग जाएगा। आज हमें शेर दौड़ा रहा, हमें शेर पीछे से पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तो सोच बताओ, क्या तुम सोचते हो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्वेटिंग को बढ़ाएगा कि घटाएगा? बढ़ाएगा, जिससे हमारा शरीर, हमारा बदन स्लिपरी हो जाए और हम शेर से छुटा के भाग जाए, शायद मेरे प्राणों की रक्षा हो जाए ना। तो इस तरह से हम तो बता रहे थे कि सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक दोनों एंटागोनिस्टिक होते हैं। एक इमरजेंसी के टाइम या स्ट्रेस कंडीशन में काम करता है। स्ट्रेस कंडीशन दोनों को कहते हैं, अच्छे से ज़्यादा खुशी, अच्छे से ज़्यादा गम, अच्छे से ज़्यादा मुसीबत, कुछ भी हो, सब स्ट्रेस कंडीशन ही कहलाती। तो ये स्ट्रेस कंडीशन में काम करता है और ये जो है रेस्ट के टाइम काम करता है।
एक बार ऐसे ही सवाल पूछा गया था, जैसे ये पूछा गया था कि मान लो तुम किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से उतर रहे हो सीढ़ियों से, और अचानक तुम्हें लगा कि बिल्डिंग हिल रही, भूकंप आ गया, तो बताओ इनमें से कौन कौन से सिम्टम तुम्हारे शरीर में दिखाई देंगे? तो तुम समझ गए होगे कि भूकंप आ गया मतलब एक प्रकार की मुसीबत, मतलब स्ट्रेस कंडीशन। तो तुम्हारे शरीर में वही हो जाएगा जो अभी हमने तुम्हें पढ़ाया था कि हार्ट रेट बढ़ जाएगी, स्वेटिंग बढ़ जाएगी, इस तरह से। ये जो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर होते हैं, देखो हमने नर्व फाइबर इसलिए कहा कि सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व नहीं होती। जो ब्रेन पढ़ाएंगे, जब ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स पढ़ाएंगे, क्रैनियल नर्व्स 12 जोड़ी, उन्हीं बिजली की केबल में कुछ ऐसे तार होते हैं जो आउटर बॉडी सरफेस तक संदेश लाते हैं, और उन्हीं में कुछ ऐसे होते हैं जो इंटरनल बॉडी ऑर्गन तक संदेश ले आते हैं। तो जो इंटरनल बॉडी ऑर्गन तक ले आते हैं वही सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक होते हैं, अलग से कोई नर्व नहीं होती। तो चूंकि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक वो नर्व फाइबर हैं जो उन अंगों तक सूचना ले जाते हैं जो स्वतः काम करते हैं, इसलिए इन दोनों को मिला के एएनएस भी कहते हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटो माने सेल्फ, कभी कभी तो इसको सेल्फ गवर्निंग सिस्टम भी कहते हैं। है तो ये भी एनसीईआरटी में नहीं, फिर भी एक बार नीट में पूछा गया था कि एएनएस को किसने खोजा था, तो हम तुम्हें बताएंगे कि लैंगले ने खोजा था, क्योंकि इसके बारे में अब दोबारा हम बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे। लैंगले ने खोजा था, बात समझते ना। ये जो एक बार ऐसे सवाल पूछा गया था कि सीएनएस, पीएनएस और एएनएस में से वो कौन सा नर्वस सिस्टम होता है जिसके बनने में सेंसरी नर्व फाइबर भाग नहीं लेते। तो मत भूलना कि ये जो क्लासिफिकेशन था, दो टाइप थे, वो सिर्फ मोटर नर्व फाइबर के थे, विसरल मोटर नर्व फाइबर के। अब तो पढ़ा ही नहीं जाता है, वरना पहले इसलिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को कहते थे क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो, मतलब क्रेनियम अर्थात ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से इंपल्स बाहर जाती थी, आउटफ्लो कहा जाता था, या इसको कहते थे थोरैकोलंबर आउटफ्लो। यहाँ संदेश हमेशा सीएनएस से बाहर ही जाता है, इसलिए ये मोटर नर्व फाइबर के दो टाइप होते हैं, ठीक है ना। तो आज कुल मिला के नर्वस सिस्टम का इंट्रोडक्शन खत्म हो गया, सीएनएस पीएनएस हो गया और एएनएस हो गया, थोड़ा सा सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक के हमने तुम्हें फंक्शन बता दिए, हमेशा याद भी रहेंगे, ठीक है ना। इतना ही पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग ब्रेन और फिर स्पाइनल कार्ड, इसके बाद सारी क्रैनियल नर्व से स्पाइनल नर्व, और फिर हम तुम्हें रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ाएंगे, और हम थोड़ा सा बिल्कुल लास्ट में पढ़ाते हैं नर्वस टिश्यू, कि नर्वस सिस्टम के बनने में कौन कौन से सेल्स भाग लेती हैं, न्यूरॉन्स या दूसरी, है ना। अच्छा, चलते चलते एक शब्द बताना, नर्वस सिस्टम बना किस फाइलम में था सबसे पहले? किसमें? पोरीफेरा में नहीं, पोरीफेरा में सेलुलर ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था, पोरीफेरा में नहीं बन सकता है। ब्रेन एक अंग है, अंग बनते हैं टिश्यू से, टिश्यू ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिलेंट्रेटा अर्थात निडेरिया में शुरू हुआ था। तो सबसे पहले नर्वस सिस्टम विदाउट ब्रेन बना था सिलेंट्रेट्स में अर्थात निडेरियंस में, जिसमें हाइड्रा पढ़ते थे, और विद ब्रेन उसी में बना था जहां से ऑर्गन ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ था अर्थात प्लेटीहेल्मिन्थ से, ठीक है ना। ये जब हम तुम्हें डिटेल पढ़ाएंगे तभी बताएंगे नर्वस सिस्टम एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है। तो आज इस लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है।